चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहला जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, कह रहा है कि रैखिक समीकरणों 2x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 5 से निरूपित रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको दो समीकरण दे रखा है, दोनों समीकरणों को आपको हल करके बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। तो देखिए पहला समीकरण आपको कैसे हल करते हैं। पहला दिया है आपको कि 2x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है 3, और दूसरा दे रखा है यहाँ पे कि 4x माइनस वाई बराबर 5 दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपल करना हमको स्टूडेंट क्या है, इसको ध्यानपूर्वक आप समझिए। तो सबसे पहले करना है कि जो ये आपको दिया है यहाँ पे 2x माइनस वाई और ये +3 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 बराबर इधर रख लीजिए 0 बच जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 4x माइनस वाई और +5 इधर आएगा तो -5 बराबर 0 आ जाएगा। देखिए ये रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए दो समीकरण है तो इसलिए इसे मानेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 मान लेंगे। ऐसे दूसरा का समीकरण है तो इसलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 मान लेंगे। तो इसको इससे तुलना करने पे, इसको इससे तुलना करने पे, अब दोनों से तुलना कर देंगे स्टूडेंट। अब तुलना कर रहे हैं तो बताइए x से x कैंसिल, तो a1 बराबर क्या आ गया 2, और देखिए y से y कैंसिल, लेकिन y के आगे एक छिपा है ना, तो ये क्या हो जाएगा b1 बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और c1 बराबर 3 आपको -3 दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, c1 बराबर -3 है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, -3 है। ठीक है, चलिए मिल गया क्या जी, कि में ये बराबर -3 है। अब तो सही है। इसको देखिए x से x कैंसिल, तो यहाँ पे a2 बराबर 4 आ गया। इसी तरह y से y कैंसिल, तो b2 बराबर -1 आ गया क्योंकि एक छिपा रहता है, और c2 बराबर क्या आ गया -5 आ गया। अब स्टूडेंट तब a1 और a2 अब b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू निकल गया है, तब इसको तुलना करके इसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए a1 बाटा a2, a1 कितना दिया है 2 और a2 कितना दिया है 4, यहाँ से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, a1 बाटा a2 का अनुपात कितना आ गया 1/2। इसी तरह यहाँ हम निकालेंगे b1 बाटा b2 निकालेंगे, तो b1 कितना दिया है -1 और b2 कितना दिया है -1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ कितना जाएगा 1। तो हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे a1 बाटा a2 है वो बराबर नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट b1 बाटा b2 के। ये समीकरण जब आपका बने कि a1 बाटा a2 बराबर नहीं होता b1 बाटा b2 के, तो ये दी गई रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये इसका मतलब होता है प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में कि अतः दी गई रेखाएं, अतः दी गई जो रेखाएं हैं, दी गई रेखाएं एक बिंदु पर क्या, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं स्टूडेंट। यह फॉर्मेट बनेगा, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, तो ये फॉर्मेट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। तो इस क्वेश्चन को किसी कीमत पे आपको याद कर लेना है और ये लगाना तो आप जान गए होंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके, इतना सरल तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया जो कि आपका 2019 में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण p(x² - 2 करनी में 5x प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात करने के लिए बोला स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसे बताता हूँ कि किस प्रकार हल करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दी गई समीकरण जो दिया है उसको हम तुलना कर देंगे ax² + bx + c से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दी गई समीकरण बहुत ही ईजी है। दी गई समीकरण, क्या समीकरण दे रखा है कि px² - 2 करनी में 5x और प्लस 15 बराबर 0, ये तो दे रखा है। इतना कि ax² प्लस bx + c, क्योंकि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट यही होता है, बराबर 0। ax² प्लस bx + c बराबर 0 से तुलना करने पे, ठीक है, तुलना करने पे। अब इससे हम तब तुलना करेंगे स्टूडेंट, तब आप यही बताइए कि px² - 2 करनी में 5x और प्लस 15 बराबर 0, और इसके नीचे इसको हम फार्मूला को लिख देंगे कि x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और तुलना कर रहे हैं तो x² से x² कैंसिल, तो ये बराबर क्या निकल गया p, x से x कैंसिल, तो b बराबर 2 माइनस करनी में 5 निकल गया। इसी तरह c बराबर क्या निकल गया 15 निकल गया। तुलना करने पे a b c का वैल्यू हमको निकल गया स्टूडेंट। अब हमको ये लिखा है कि दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसके दो मूल समान है, जब दो मूल समान देने लगा है तो समझ लीजिए कि इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि मूल समान है, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि मूल समान है।
तो मूल समान होता है तो ये होता है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर का फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है 0 के बराबर होने लगता है। दो मूल समान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बस अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मेट पे आपको रख देना है। तो देखिए बी का वैल्यू क्या है, -2 करड़ी में 5 का क्या कर देना आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब -4a कितना दिया है p और c कितना दिया है 15 बराबर 0 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, गुड़े करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब -15 चौको 60p हो जाएगा बराबर 0। ऐसे करेंगे तो 15 चौको 20 माइनस क्या हो जाएगा 60p बराबर 0 स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए करना आपको यहाँ पे स्टूडेंट यह है कि ये हो जाएगा 20 बराबर -60p उधर जाएगा तो +60p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 20/60 हो जाएगा, घटा दीजिए तो p बराबर 20 से कम 20 20 3 60, तो p का वैल्यू निकल गया 1/3। तो ये तो हमसे पूछा था कि मूल समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का वैल्यू निकल गया 1/3, आंसर हो गया। तो सिंपल, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल इतना तो याद रख लीजिए क्योंकि 70% एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो रही है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको क्लियर होता जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरे में स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है स्टूडेंट, ठीक है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC है तब AD का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है स्टूडेंट कि जो DE रेखा है वो BC के क्या है समानांतर है, तो आपको इस AD का वैल्यू निकालना है, इस AD का वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार इसे हल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो हल में स्टूडेंट पहले लिखेंगे कि दी गई आकृति में, पहले क्या दिया है उसको लिखेंगे, दी गई आकृति में क्या दे रखा है, दी गई आकृति में यही तो बताया है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके BC के, ठीक है। DE जो है समांतर है BC के, तो बस तब DE BC के समांतर हो जाएगा तब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा देंगे स्टूडेंट। और आधारभूत पर समानुपातिक प्रमेय ये कहता है कि AD बटे में DB E बराबर जो AE बटे में क्या होता है EC होता है। देखिए यहाँ पे AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ये आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से स्टूडेंट ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हो गया। अब वैल्यू रख लीजिए, AD हमको निकालना है तो AD को AD रख देंगे, DB का वैल्यू हमको दिया है 7.2 बराबर, यहाँ पे AE का वैल्यू दिया 1.8 और यहाँ EC का वैल्यू दिया है 5.4। अब स्टूडेंट देखिए 5.4 का गुणा AD में होगा तो क्या हो जाएगा AD इंटू 5.4 बराबर, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2 हो जाएगा। इसी तरह जब हम AD का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1.8 गुणे 7.2 बटे में क्या आ जाएगा 5.4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक अंक बाद ये भी दशमलव, एक अंक बाद ये भी दशमलव, ठीक है स्टूडेंट। तो दशमलव से दशमलव एक कैंसिल, तो 18 तिहाई 54, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका भाग देंगे तो 3 दूनी के 6 और दशमलव 3 चौको 12, तो AD बराबर क्या आ गया 2.4 सेंटीमीटर। AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछा था कि AD बराबर क्या होगा, AD का मान, तो AD का मान कितना निकल गया 2.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बता दिया हूँ, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने बेहद अच्छे ढंग से नोट कर लिया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु A जो है 6,9 और B 0,1 और C -6,-7 संरेख हैं। ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। तो अब देखिए संरेख बताया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दिया है क्या दिया है, दिया हमको ये है कि जो A है वो है 6,9, ठीक है। अब ये जो A है 6,9, इसको हम मान लेंगे क्या स्टूडेंट, इसको मान लेंगे x1 और y1 मान लेंगे,
ठीक है। इसी तरह जो बी है वो दिया है 0,1, इसको हम लोग क्या मान लेंगे x2 और y2 मान लेंगे स्टूडेंट। इसी तरह सी दिया है आपका -6 और -7, इसको स्टूडेंट हम मान लेंगे क्या x3 और y3 मान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ कामा लगा दीजिए, ठीक है। तो अब हमको x1 x2 x3 y1 y2 y3 निकल गया है। अब हमको दिया है क्या, कह रहा है कि जो निर्देशांक आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जो ये बिंदु हैं ये क्या है, संरेख है, ठीक है। तो आप देखिए संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है तो उसी कंडीशन में वो संरेख होता है। तो हम लोग निकालेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। यहाँ पे बीच में कामा लगा दीजिए क्योंकि अलग अलग होते हैं, ठीक है। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल के 0 के बराबर कर देंगे तो वो संरेख हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये होता है 1/2 x1, फिर कोष्टक में आपको लिखना पड़ेगा y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर y1 माइनस y2। यह फॉर्मेट होता है आपका त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का, ठीक है। और इसके बराबर अगर 0 कर देते हैं स्टूडेंट तो ये आपका संरेखी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी पर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू कितना दे दिया है, x1 6, यहाँ लिखेंगे 6, y2 की वैल्यू कितना देखा है यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना रखा है 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 1, और माइनस y3 का वैल्यू कितना दिखा है -7, अब लिखेंगे -7, फिर प्लस है प्लस लगा देंगे। x2 का वैल्यू कितना दिया 0, लिखेंगे 0 बट कोष्टक में y3 का वैल्यू कितना -7, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितना दिया 9, फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया -6, y1 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे y1 9, माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, तो y2 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे -1 था। हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, -1 लिख देंगे। अब देखिए इसको कैसे हल किया जाएगा स्टूडेंट, इसको देखते हैं। इसके बराबर क्या है 0 है, 0 लिख देंगे। अब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2, तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 6, 1 माइनस में माइनस गुणा हो तो क्या जाएगा प्लस, फिर 1 में 7 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अरे माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए अब आगे करेंगे तो अब आगे ये होगा कि प्लस 0 -7 अब -9 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, ठीक है, कि 9 7 16 होता है। अब ये -16 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस ये कितना हो जाएगा -6 और 9 में से गया तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये देखा है 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 8 6 48, से क्या हो जाएगा 48 प्लस। अब देखिए 0 में तब -16 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और प्लस से प्लस उतार दीजिए, -6 और -8, तो -6 और -8 कितना हो जाएगा 8 6 48, -48 हो जाएगा बराबर 0। अब स्टूडेंट करना हमको यहाँ क्या ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए कि 1/2 और ये हो जाएगा 48, -48 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -48 ही आएगा बराबर 0, -48 प्लस 48 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 48 से 48 गया तो 0, ठीक है। अब 1/2 में तब 0 गुणा करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि 0 के बराबर आने लगा था। तो यही चीज़ तो होता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आने लगता है तो समझिए कि वही तो संरेखी होता है। तो मतलब कि हाँ जाहिर सी बात है कि ये बिंदु जो है वो संरेखी होगा स्टूडेंट, जाहिर सी बात है कि ये बिंदु क्या है संरेखी है, क्योंकि इसको हल कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ जाता है तभी संरेखी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2020 जो बोर्ड एग्जाम बीता है उसी में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे 2021 में। कह रहा है कि यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप कितना दिया है 36 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ठीक है।
कह रहा गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल साधारण, बस उसके फार्मूला पे लिखेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा सवाल। तो चलिए सोल्यूशन इसका करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। देखिए सवाल लगाने का फॉर्मेट कुछ अलग होना चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको जान जाएगा। ये नहीं कि तुरंत इसका फार्मूला लिख दें बस तुरंत इसका काटा पीटा के आंसर ला दें, नहीं। आपको एक फॉर्मेट के तौर पर लिखा जाता है, जिस प्रकार मैं बताऊंगा एग्जामिनर भी वही चाहेगा कि आप उस तरह ही लिखें। सबसे पहले दिया जो दिया रहता है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, लिखा है कि दिया है गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दिया है गोले का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपको इस तरह लिखे कि दिया गोले का वक्र पृष्ठ बराबर, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो दिया पहले उसको ऐसे खूबसूरत से लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, जैसे कि ऐसे ये फॉर्मेट आपको लिखना है, जैसे किताब में लिखा रहता है उस फॉर्मेट से आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि गोले का आयतन, अभी वक्र पृष्ठ दिया तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पहले वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए। हम जानते हैं कि गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है फार्मूला, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मेट होता था। आप ही हमको बताइए कि जब गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसी को बराबर दे दिया हमको 36 पाई, तो सिंपल से हमको करना क्या है कि जो 4 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठ है ये कितना दे रखा है हमको, 36 पाई दे रखा है, यही तो यहाँ से पाई कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 4 आर स्क्वायर बराबर कितना 36 आ गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 36/4, तो 4 9 36, मतलब आर स्क्वायर बराबर 9, इसलिए आर बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर तब यहाँ से 3 निकल गया, तब यहाँ से आपको त्रिज्या निकल गया। तो गोले का आयतन बहुत आसान है, तुरंत निकाल देंगे। तो गोले का आयतन ही हमसे पूछा है ना, तो गोले का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब, यह फॉर्मेट होता है, मतलब इसका फार्मूला होता है गोले का आयतन निकालने का। बस अब हमको निकालना है तो बस 4/3। ठीक है स्टूडेंट, और पाई है तो पाई लगा दीजिए, और आर कितना दिया है 3, तो इसका हमको क्यूब कर देना पड़ेगा। अब देख पा रहे हैं तो 4/3 गुणे पाई, और 3 3 9 3 27, इसको कटा दीजिए तो 3 9 27, और या 9 चौको 36, तो यहाँ स्टूडेंट 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा क्या, गोले का आयतन आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल साधारण था। हमको गोले का वक्र पृष्ठ दिया था, तो हम गोले का वक्र पृष्ठ के फार्मूला के बराबर उसको हम वक्र पृष्ठ कर दिए हैं। यहाँ से मैंने त्रिज्या निकाल दिया, त्रिज्या निकालने के बाद गोले का आयतन में निकाल दिया हूँ। तो बहुत ही सिंपल साधारण क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 आपने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6 में की उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि 2019 में भी पूछा गया था और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दिया है, 45.6 किग्रा दिया है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, और इसे हम किस प्रकार लगाते हैं बहुत ईजी से उसको देख लीजिए। देखिए कह रहा है यहाँ पे सोल्यूशन में लिख लीजिए कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना दिया है, 45.6 किग्रा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यहाँ हमको क्या दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य। अब देखिए समांतर माध्य हम x बराबर मान लेंगे, कितना दिया है आपको 45.6 kg दिया है। ठीक है, अब देखिए व्यक्तियों की संख्या, यहाँ लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि समांतर माध्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे कि समांतर माध्य बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल, जितना भी व्यक्ति का भार रहेगा उन सभी को जोड़ देंगे, व्यक्तियों के भारों का योगफल बटे में जितना व्यक्ति रहेगा उससे भाग दे देंगे, बटे में व्यक्तियों की संख्या, यही ना होता समांतर माध्य बराबर। जो भी प्रेक्षण दिया रहता था उसका हम लोग योगफल कर देते थे, और जितनी प्रेक्षण की संख्या रहती थी उसको भाग देते थे। तो यहाँ पे कंडीशन यही तो होगा कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति के भार रहेंगे उनका योगफल कर दूंगा, और जितने भी व्यक्ति रहेंगे उसका भाग दूंगा, समांतर माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्तियों के भारों का योगफल कितना दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पे उनके भारों का योगफल ही ज्ञात करना है, या समांतर माध्य यहाँ पे दिया है। समांतर माध्य आगे हमको खुद बोल रखा था कि समांतर माध्य कितना है 45.6, समांतर माध्य के नीचे हम क्या लिखेंगे
लिखेंगे 45.6 लिख देंगे। और व्यक्तियों के भारों का योगफल हमको निकालना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि कुछ इसको पूरा नहीं लिखते हैं, वाई मान लेते हैं, क्योंकि वाई माने हैं किसको, व्यक्तियों के भारों की संख्या मान लीजिए। अब व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है, 10 दिया है, तो सिंपल है। अब यहाँ से वाई वैल्यू निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 45.6 गुणे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वाई बराबर कितना निकल जाएगा, 556 निकल जाएगा, 556 किग्रा निकल जाएगा। अब वाई किसको माने थे, वाई क्या हमारा व्यक्तियों के भारों की संख्या माने थे, तो वाई हमारा निकल गया व्यक्तियों के भारों की संख्या। ये हमसे पूछा था उनके भारों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तियों के भारों का योगफल ये तो वाई हम माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका कि इसलिए हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि व्यक्तियों के भारों का योगफल जो निकल के आया है, भारों का योगफल वाई बराबर कितना निकल के आ गया है, 456 kg। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ हमको इसमें दिया ही नहीं कि हम बात करें। समांतर माध्य दे रखा था, व्यक्तियों की संख्या दे रखा था, मैंने समांतर माध्य बराबर व्यक्तियों के भारों का योगफल और बाटा व्यक्तियों की संख्या लिख दिया। समांतर माध्य के नीचे इसको लिख दिया, अब व्यक्तियों के भारों के योगफल को वाई मान लिया। अब व्यक्तियों की संख्या मेरा 10 था, मल्टीप्लाई कर दिया, बस 456 निकल गया, बात खत्म। तो देखिए ये क्वेश्चन था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि 2019 में भी पूछा गया था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी है और 2021 में पूछा जा सकता है। इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो बताइए कि इस वीडियो में मैं मात्र 6 क्वेश्चन रखता हूं ताकि आपको ये प्रैक्टिस कर पाएँ, और शाम को फिर एक वीडियो अपलोड होगी मैथ की, उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो डेली आपको 2 वीडियोज़ अपलोड होंगी और दोनों वीडियोज़ में कम से कम दिन में 15-16 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारी वीडियोज़ दिन में अपलोड होंगी, सभी को आप देखते रहिए, फिर मैथ आपको अपलोड हो जाएंगे शाम को।